तो सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे हो तो क्राइटेरिया क्या रहता है जनरली घर लेने का। अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है आपको। अब एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं। मान लो कि आपकी हाउस होल्ड सैलरी जो है हस्बैंड वाइफ की मिला के, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो 90% यहाँ पे लोन दे देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तो इन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव और अभी मैं रिसेंटली एक अपने फ्रेंड से मिला। एक कपल है जो कि यूके में रहते हैं और यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर वीजा पे है। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही शॉकिंग चीज मुझे बोली कि हम लोग शायद स्किल्ड वर्कर वीजा पे यहाँ पे घर नहीं ले सकते अपना, वो रेंट पे ही रहते जा रहे हैं इतने टाइम से। उनको मतलब ये आइडिया नहीं था कि यहाँ पे आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे भी अपना घर ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास पीआर होनी चाहिए। और अगर आप स्किल्ड वर्कर पे हो तो आपको कैसे घर लेना है, कैसे स्टार्ट करना है, आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी होगी और कितना डिपॉजिट देना पड़ेगा, कितना लोन लेना पड़ेगा, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको भी हेल्प मिले और उन फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले, ताकि वो लोग भी अपना घर ले पाए और आप लोग भी अगर ये प्लान कर रहे हो यूके में अपना घर लेने का तो आप लोग भी फटाफट अपना घर ले पाओ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो यार, जब भी आप किसी नई कंट्री में सेटल होने के लिए जाते हो ना, वहां पे आपको ये स्टार्टिंग में लगता है कि कुछ चीजें आप नहीं कर सकते हो, जबकि आपको कुछ चीजों की नॉलेज शायद नहीं होती है। तो हमने पहले भी वीडियो बनाई थी कि आप यूके में अपना पहला घर कैसे ले सकते हो, लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली बनाना चाहता हूँ कि अगर आप लेना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजें करनी है और अगर आप ले सकते हो या नहीं ले सकते। तो सबसे पहले चीज तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यार यूके में रेंट पे रहना बेटर है या फिर मॉर्गेज लेना बेटर है। अब देखो, अगर तो आप स्टूडेंट हो यहाँ पे और पीएसडब्ल्यू पे हो, फिर तो आपके लिए रेंट पे रहना बेटर है, क्योंकि उस टाइम पे तो आपको मॉर्गेज भी नहीं मिल सकती। यहाँ के बैंक स्टूडेंट वीजा पे या पीएसडब्ल्यू वीजा पे आपको मॉर्गेज नहीं देंगे। मॉर्गेज मतलब होम लोन आपको नहीं मिलेगा। तो उस केस में तो आपको यहाँ पर रेंट पे ही रहना पड़ेगा कुछ टाइम तक, जब तक आपका स्किल्ड वर्कर वीजा नहीं लग जाता। उसके बाद अगर आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा पे हो तो आपको रेंट पे रहना बेटर है या फिर अपना घर लेना बेटर है। देखो, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहने का प्लान कर रहे हो, चाहे शॉर्ट टर्म भी रहने का प्लान कर रहे हो, 1-2 साल भी रहने का प्लान कर रहे हो, तो उस केस में भी अगर आप चाहो तो आप अपना घर ले सकते हो। और घर यहाँ पे मतलब खरीदना और बेचना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ज्यादातर काम यहाँ पे सॉलिसिटर्स ही करते हैं। सॉलिसिटर्स का मतलब है लॉयर्स करते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। घर यहाँ पे विद इन 2 वीक्स बिक जाते हैं, कल को अगर आप वापस भी जाना चाहो। तो यही है यार, यहाँ पे अगर आप रहते हो, रेंट पे रह रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप किसी और की मॉर्गेज पे कर रहे हो, किसी और के घर की मॉर्गेज। तो दैट मीन्स कि आप पूरा जो रेंट दे रहे हो उसमें कोई आपको बेनिफिट तो नहीं मिल रहा ना, घर की जो वैल्यू बढ़ रही है वो भी नहीं आपको बेनिफिट मिल रहा। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे अपना घर लेते हो तो जितने भी टाइम रहो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल के बाद तो पीआर हो ही जाएगी आपकी अगर आप स्किल्ड वर्कर पे हो। तो जितना भी टाइम आप उस घर पे अपना घर लेके रहोगे तो उसकी वैल्यू जितनी बढ़ेगी वो प्रॉफिट सारा आपका होएगा। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे रेंट पे रहने से बढ़िया है कि अपना घर लेके रहो। लेकिन उस केस में सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यार, हम यहाँ पे फॉरेन नेशनल है। फॉरेन नेशनल का मतलब होता है कि नॉन यूके सिटीजन हो। नॉन यूके सिटीजन का मतलब है आपके पास यूके का पासपोर्ट नहीं है। तो अगर आप नॉन यूके सिटीजन हो तो क्या आप एज अ फॉरेन नेशनल यूके में मॉर्गेज ले सकते हो, या फिर पीआर मिलने के बाद ही आपको बैंक जो है वो होम लोन देगा? तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यार देखो, यहाँ पर क्या है ना, कुछ ऐसे जो लेंडर्स होते हैं, मतलब कि जो बैंक्स होते हैं, बिल्डिंग सोसाइटीज होती है, उनके बहुत ज्यादा क्राइटेरियाज होते हैं कि फॉरेन नेशनल को कितनी मॉर्गेज देनी है, कितनी लोन देना है। मतलब लोन टू वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 75% होनी चाहिए। मतलब 75% वैल्यू ऑफ द हाउस पे आपको लोन मिलेगा। और दूसरी चीज ये चेक करते हैं वो कि आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी बनती है। अफोर्डेबिलिटी बनती है आपकी हाउस होल्ड इनकम से। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ पे बैंक देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी अफोर्डेबिलिटी देखी जाती है, फिर देखा जाता है आपको लोन टू वैल्यू कितना मिल सकता है, फिर देखा जाता है आप डिपॉजिट कितना अरेंज कर सकते हो। उस बेसिस पे आपका एक बजट आता है कि हाँ, इतने बजट का आप यहाँ पे घर ले सकते हो। लेकिन आप घर ले सकते हो यहाँ पे। तो गुड न्यूज यही है कि अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे हो तो आप यूके में अपना घर लेके रह सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको रेंट पे रहना है। और अगर आप सेंट्रल में रहते हो, कहीं किसी सिटी के सेंट्रल में रहते हो, तो ऑब्वियसली वहां पे जो घर होते हैं महंगे होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको सेंट्रल में ही घर देखना है, आप थोड़ा दूर भी घर देख सकते हो और गाड़ी लेके अपना ट्रैवल कर सकते हो सेंटर में अगर जाना हो, या आपकी जॉब सेंट्रल में हो कहीं। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे हो तो क्राइटेरिया क्या रहता है जनरली घर लेने का। तो देखो यार, सबसे पहले तो कई सारे जो बैंक्स होते हैं वो ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप 25% डिपॉजिट रखो।
मतलब डिपॉजिट 25% रखो और 75% जो वैल्यू होगी घर की उस पे ही आपको मॉर्गेज मिलेगी। और अगर यूके में आप घर लेना चाहते हो तो मान लो 300,000 का घर है, मतलब जो कि अप्रॉक्स हो गया 3 करोड़ का इंडियन रुपीस में अगर हम बात करें, तो 300,000 के घर पे अगर 25% डिपॉजिट आप रखते हो, मतलब कि 75,000 पाउंड विच इज 75 लाख रुपीस, तो उतना पैसा इकट्ठा करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और बाकी जो 75% होता है उस पे जनरली जो बैंक्स होते हैं वो लोन दे देते हैं। लेकिन अगर यहाँ आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे हो, और कुछ बैंक्स ऐसे हैं यहाँ पे जो ये भी करते हैं कि 90% पे लोन दे देते हैं और 10% आपको अरेंज करना पड़ता है, लेकिन उसका भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो 90% यहाँ पे लोन दे देते हैं और उसी के साथ साथ आपको 10% डिपॉजिट अरेंज करना पड़ता है। 10% का अगर 300,000 का घर है तो 30,000 पाउंड अरेंज करना है आपको, 30 लाख रुपए, और आप वो अरेंज कर सकते हो, यहाँ पे सेविंग करके कर सकते हो। एक और ऑप्शन होता है कि आप अगर इंडिया से मंगवाना चाहते हो तो गिफ्ट मनी भी हो सकती है, मतलब कि आपके पेरेंट्स आपको गिफ्ट कर सकते हैं वो पैसे, उनको एक साइन डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हाँ जो वो पैसे आपको दे रहे हैं उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है वापस लेने में। तो ये ऑप्शन भी है। तो मान लो आपने 15,000 पाउंड सेव कर लिया, 15,000 पाउंड आपने इंडिया से मंगवा लिया, तो उस केस में 10% अरेंज करके 90% पे मॉर्गेज आपको मिल सकती है यूके के अंदर। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि आप अगर स्किल्ड वर्कर वीजा पे हो तो 1 साल तक आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे होने चाहिए, और बाकी का जो स्किल्ड वर्कर वीजा है मिनिमम 2 इयर्स का आपके पास होना चाहिए। अगर स्किल्ड वर्कर वीजा मिलता है आपको तो या तो वो 5 साल का मिलता है या तो वो 3 साल का मिलता है पहले। तो 1 साल अगर आपको हो गया है, 2 साल मिनिमम आपके वीजा पे पड़े हुए हैं, तो उस केस में कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि आपको वीजा मॉर्गेज यहाँ पे दे सकते हैं। तो इससे आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भाई कब ले सकते हो आप अगर स्किल्ड वर्कर वीजा पे यहाँ पे आप हो तो 1 साल के बाद कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो आपको दे सकते हैं मॉर्गेज, और 90% मॉर्गेज, और उसमें आपको 10% जो है आपको डिपॉजिट अरेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आप 1 साल हो गया आपको स्किल्ड वर्कर वीजा पे, तो आप लोग हाथ पैर मारना स्टार्ट कर सकते हो और अपना घर यहाँ पे ले सकते हो। क्योंकि यार आपको देखो कोई ना कोई पुश करने के लिए होना चाहिए कि जाने के लिए, हाँ भाई कोई मुझे बोले मैं जाके देख के आऊं। क्योंकि हम घर बैठे बैठे ये सोचते रहते हैं कि यार शायद हम घर नहीं ले सकते हैं तो क्या हाथ पैर मारे, है ना। तो कोई ना कोई पुश करने के लिए होना चाहिए। तो हम तो इन इंग्लैंड जो है वो आपको पुश कर रहा है कि आप अपना घर यूके में ले लो अगर आप यहाँ पे रेंट पे रह रहे हो। तो बेसिकली ये तो हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कि कब ले सकते हो और आप ले सकते हो या नहीं ले सकते। तो आपको आंसर मिल गया होगा। अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है आपको। अब स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बजट बनाना पड़ेगा, आपकी अफोर्डेबिलिटी देखनी पड़ेगी और क्या क्या चीजें होती है, कैसे घर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो जितने भी आपकी हाउस होल्ड इनकम है, मान लो कि आपके हस्बैंड यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और आप एज अ वाइफ यहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो दोनों की हाउस होल्ड इनकम मानी जाएगी, उसका 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो। जनरल अफोर्डेबिलिटी आप ऐसे मिल सकती है, लेकिन ऑनलाइन अगर आप जाओगे तो मॉर्गेज कैलकुलेटर है, बहुत सारे बैंक्स की वेबसाइट पे है। इसमें जनरली ये देखा जाता है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड कितने हैं, कितनी पेमेंट जा रही है पर मंथ, एक्सेप्ट रेंट। रेंट नहीं देखा जाएगा, जो क्योंकि रेंट तो बाद में मॉर्गेज में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए वो रेंट का नहीं देखते। बाकी क्रेडिट कार्ड के बिल्स कितने हैं, कितना पेमेंट कर रहे हो आप, कितना लोन है आपके ऊपर, अगर कोई आपने यहाँ पे लोन ले रखा है, या कोई कार है आपके पास कार की लीज ले रखी है तो कार की पेमेंट कितनी जा रही है पर मंथ, तो ये सब चीज, या फिर कोई आपके डिपेंडेंट्स है, मान लो आपके बच्चे हैं तो बच्चों का खर्चा कितना जा रहा है, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद आपकी एक फाइनल अफोर्डेबिलिटी आती है कि हाँ इतने तक का आप घर यहाँ पे ले सकते हो। अब एक एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं। मान लो कि आपकी हाउस होल्ड सैलरी जो है हस्बैंड वाइफ की मिला के 70,000 पाउंड है यूके के अंदर। तो 70,000 पाउंड के हिसाब से, जैसे मैंने आपको 4.5 बोला था, 4.5 नहीं लगा के चलते बिकॉज दैट इज अ मैक्सिमम अफोर्डेबिलिटी, 4.2 4.3 लगा लेते हैं। तो उसके हिसाब से आपकी जो अफोर्डेबिलिटी बनती है 315,000 पाउंड बनती है। ठीक है, इतने तक का आप यहाँ पे मॉर्गेज जो है वो ले सकते हो, 315,000 पाउंड। तो 315,000 के बाद अगर 400,000 का घर है तो उसमें से 400,000 में से 315,000 आप माइनस करोगे तो 85,000 के अराउंड आता है। 85,000 आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो वही एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपकी हाउस होल्ड सैलरी है 70,000 पाउंड कंबाइन करके, और उसके हिसाब से आपका जो मैक्सिमम लोन बनता है 315,000 बनता है। जैसे मैंने आपको बताया था 400,000 का घर है, ठीक है, मान लो आपने 10% डिपॉजिट अरेंज कर भी लिया जो कि है 40,000 पाउंड। अब बाकी के बचे हुए पैसे 360,000 पाउंड आपको उसके ऊपर लोन लेना पड़ेगा। लेकिन आपकी जो अफोर्डेबिलिटी बन रही है लोन लेने की, मैक्सिमम लोन, वो 315,000 ही बन रही है। तो दैट मीन्स आप वो 400,000 का घर अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे मान लो 315,000 बन रही है आपकी अफोर्डेबिलिटी, और अगर आपने 35,000 भी अरेंज कर लिया 10% डिपॉजिट, तो आपकी मैक्सिमम जो बजट है वो 350,000 का बन जाएगा। अब 350,000 के अंडर आपको कोई घर देखना है, और आप वो कैसे देख सकते हो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो घर देखने के लिए यहाँ पे 2-3 वेबसाइट्स हैं। राइट मूव हो गया,
जूपला हो गया और ऑन द मार्केट हो गया। यहाँ पे आप घर देख सकते हो, यहाँ पे नए घर भी लगे होते हैं, पुराने घर भी लगे होते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आप या तो न्यू होम्स देखने जा सकते हो, जगह जगह पे न्यू बिल्डर्स जो है वो नए घर बना रहे हैं, आप वहां पे जा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। और उनके अपने एक मॉर्गेज ब्रोकर होता है, मॉर्गेज ब्रोकर जो है वो मॉर्गेज फाइनेंशियल एडवाइजर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उससे बात करना, क्योंकि वही आपकी सारी कैलकुलेशन करके आपको बताएगा कि आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, आपका टोटल बजट कितना है। तो और ये जनरली जो फर्स्ट टाइम आप जाते हो तो फ्री होता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई पैसे देने पड़ जाएंगे। तो आप जाओ अपना, जहां पर भी न्यू घर बने हुए हैं वहां पे उनसे बात करो, और वो आपसे स्टार्टिंग में पूछेंगे कि आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है। तो आप जनरली हाउस होल्ड इनकम को 4.5 से मल्टीप्लाई करके बता देना इतनी है, और आप जाके उनसे बात कर सकते हो। फर्स्ट टाइम आप घर ले रहे हो यहाँ पे, उनके फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी फाइनेंशियल एडवाइजर आपको मिल जाते हैं। जस्ट गूगल पे लिखोगे, आपको फ्री में कंसल्टेशन जो है अपनी बुक कर सकते हो, उससे बात करो। फर्स्ट टाइम आपको यही कैलकुलेशन करनी है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, लोन कितना ले सकते हो, और कितनी मॉर्गेज आपको मिलेगी। एक बार हो गया, उसके बाद घर देखना है, घर सेलेक्ट करो। यहाँ पे घर सेलेक्ट करने के बाद एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि ये जो 10% आपको डिपॉजिट इकट्ठा करना है, उसके अलावा कुछ पैसे आपको सॉलिसिटर को भी देने पड़ेंगे, और कुछ सर्वेज होते हैं, कुछ थोड़े बहुत चेक्स होते हैं, तो उस केस में भी थोड़े बहुत पैसे आपको देने पड़ सकते हैं। जनरली अगर मैं बताऊं तो 4 से 5,000 पाउंड, मतलब इतना बजट आप लेके चलना एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो 10% तो वो घर की वैल्यू हो गई, और 4 से 5,000 पाउंड एक्स्ट्रा आप अगर मान सकते हो, सॉलिसिटर का हो गया या और चीज होगी, वैसे तो इससे कम ही लगेगा, बट इतना आप मैक्सिमम लेके चल सकते हो। तो जनरली ऐसे आपको स्टार्ट करना है कि आपको क्या करना है, या तो राइट मूव पे भी जा सकते हो। राइट मूव वेबसाइट पे अगर कोई घर आपको पसंद आया, सीधा कांटेक्ट करो जो एस्टेट एजेंट्स होते हैं, एस्टेट एजेंट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लो, और वहां से आप आगे फर्दर प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दो। और यहाँ पे सारा काम ना एस्टेट एजेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर और सॉलिसिटर यही करते हैं। आपको अपनी तरफ से सिर्फ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, और ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी, सारा काम एस्टेट एजेंट्स। और कई लोगों का क्वेश्चन आता है मेरे पास कि यार ये जो एजेंट्स होते हैं इन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में जो एजेंट्स है ना उसका एक कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। दिमाग में आता है कि यार इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हाई स्ट्रीट एजेंट्स हैं उन पे आप फुली ट्रस्ट कर सकते हो। वो लोग बैठे ही इसलिए कि यहाँ पे घर वगैरह सेल करने के लिए, बाय करने के लिए, इन्हीं सब चीजों के लिए ही वो बैठे हुए हैं यहाँ पे। और आपको एक एस्टेट एजेंट तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप पुराना कोई घर ले रहे हो, अगर आप न्यू होम ले रहे हो, तो सीधा आप बिल्डर के पास जाओगे, जहां पे भी न्यू घर बन रहे हैं, आप वहां पे जाके बात करोगे, वहां पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। उन्हीं के ही वहां पे सॉलिसिटर्स भी होते हैं। अच्छा, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है कि कहीं से आपको सॉलिसिटर ढूंढना है, सीधा वहां से आप कर सकते हो। अगर मैं अपना एग्जांपल लेके चलूं तो हम लोग यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा पे थे, और अभी को यहाँ पे 1 साल हो चुका था स्किल्ड वर्कर वीजा पे, 1 या 2 साल हो चुके थे। उसके बाद मैं जब आया था यहाँ पे, मुझे तो 8-9 महीने ही हुए थे डिपेंडेंट वीजा पे। तो उस केस में भी हमने यहाँ पे अपनी मॉर्गेज जो है वो कर ली थी बैंक के थ्रू। और उस टाइम पे हमें एक बेनिफिट मिला था कि यहाँ पे हेल्प टू बाय स्कीम थी। तो हेल्प टू बाय में क्या होता है कि 5% डिपॉजिट अरेंज करना होता है बस। लेकिन चलो ठीक है, वो वाली स्कीम आज के टाइम पे अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल यू कैन बाय योर ओन हाउस इफ यू हैव 10% डिपॉजिट, एंड इफ यू आर ऑन अ स्किल्ड वर्कर वीजा फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, और आपके पास मिनिमम 2 ईयर का वीजा एटलीस्ट पड़ा हुआ है। तो कुछ बैंक्स हैं जो कि आपको मॉर्गेज दे सकते हैं, और वो कौन बताएगा, वो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा कि कौन से बैंक्स है। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वगैरह चेक करके, आपकी अफोर्डेबिलिटी चेक करके, सारी चीजें चेक करने के बाद, तो यहां से आपको स्टार्ट करना है। अगर आप यूके में रहते हो, स्किल्ड वर्कर वीजा पे घर लेना चाहते हो, तो आप अपना घर ले सकते हो। और ये बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके दिमाग में ये था कि पीआर के बाद ही ले सकते हैं, और पीआर मिलने में तो भाई आपको 5 साल लग जाएंगे। 5 साल तक रेंट पे रहोगे तो सोचो आपने कितने ज्यादा पैसे वेस्ट कर दिए रेंट पे रह के। इससे बढ़िया अगर आपका अपना घर हो जाएगा, चलो 1 साल बाद ही हुआ, 4 साल अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे उसके बाद रहे, उसके बाद पीआर मिला, तो 4 साल में घर की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, आपका कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप ये चीजें सोचो, और ज्यादा पैसे जो है वो रेंट पे वेस्ट मत करो। तो इस वीडियो में मैं आपको यही डिस्कस करना चाहता था कि आपको घर लेने के लिए यहाँ पे क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। और कोई भी डाउट हो आपके, आप हमारी जो डिटेल्ड वीडियोस हैं आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में भी जरूर बता सकते हो। सारे कमेंट्स को हम अच्छे से पढ़ते हैं, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूके के बारे में, हर चीज के बारे में नॉलेज मिलेगी। कोई भी लाइफस्टाइल के बारे में हो, ट्रैवल के बारे में हो, घर लेना हो यूके में, कोई स्किल्ड वर्कर वीजा पे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आपको स्टूडेंट वीजा पे इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो ऑल इन वन चैनल है हम तुम इन इंग्लैंड। तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो जाए, तो इसलिए बेल आइकन भी वहां से ऑन कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।